हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बल गति के अंतर्गत सेकंड लेक्चर। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अभिक्रिया के दर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता को दर्शाने का तरीका पढ़ा था और साथ ही जो रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल टाइप के, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। इसके अलावा औसत वेग और तात्क्षणिक वेग, ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके थे। आज सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात वेव फैक्टर की बात करेंगे हम लोग, जिससे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है अर्थात अभिक्रिया का जो स्पीड है या दर है वो बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, क्योंकि प्रभावित करने का अर्थ है या तो घट जाना या तो बढ़ जाना। ठीक, तो यहाँ पे हम सिर्फ 6 फैक्टर की बात करेंगे जो कि मुख्य रूप से होता है, और इसी में से एक या दो जो फैक्टर रहेंगे उसको हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकारक की सांद्रता अर्थात रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता का अर्थ होता है हम एक प्रकार से जो अभिकारक होता है उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे यदि मैं अभिकारक की मात्रा को बढ़ा दूँ अर्थात अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, जिसको कंसंट्रेशन भी कहते हैं, तो होगा क्या, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन अर्थात अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जब हम कोई अभिक्रिया कराएंगे और अधिक मात्रा में हम अभिकारक को लेंगे तो सामान्य सी बात है, अधिक मात्रा में लेंगे और कोई अभिक्रिया को शुरू करेंगे तो ये अधिक समय भी लगाएगा ख़त्म होने के लिए, इसलिए स्पीड बढ़ जाएगा। अब यही मान लो मैं अभिकारक को थोड़ा सा ले लेता हूँ, मतलब 1 की संख्या में, तब वो तो एकदम से फास्ट ख़त्म हो जाएगा अर्थात स्पीड भी नहीं रहेगा और ये प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो ज़्यादा समय होगा और हमको उत्पाद भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अभिकारक की सांद्रता है अर्थात अभिकारक की मात्रा है वो यदि ज़्यादा होगा तो हमारा जो अभिक्रिया का दर है वो भी बढ़ जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम चावल वगैरह को बनाते हैं खाना के लिए, तो उसमें यदि मैं 4 या 5 छोटे छोटे चावल के दाने डाल दूँ और उसको पकाऊँ तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, बजाय उसमें मैं 1 पाव या आधा किलो की संख्या में चावल के दाने को डालूँ। क्योंकि जब मैं चावल के दाने की संख्या ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो होगा क्या, ये जो दाने रहते हैं अर्थात मैं उनको बोल सकता हूँ अणु या परमाणु, इनके बीच में टक्कर तेज हो जाएगा। टक्कर तेज होने से क्या है, वो आसानी से एक दूसरे को तोड़ेंगे, इसलिए स्पीड बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे मैं सिर्फ 1 या 2 छोटे छोटे कण को ले लूँ तो इनके बीच में क्या है, गैप ज़्यादा हो जाएगा और पानी तो भरा ही रहता है, गैप ज़्यादा होगा तो टक्कर की संख्या भी कम हो जाएगी। टक्कर की संख्या कम हो गई तो जो स्पीड रहेगा अभिक्रिया का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये हो गया अपना पहला। तो इसमें याद ये रखना है कि कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता को बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सेकंड है अभिक्रिया का ताप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोग और आगे आर्हेनियस के इक्वेशन में इसको पढ़ेंगे स्पेशली अलग से, ये पेपर में पूछा भी जाता है तो इसको अच्छा से याद रखें। अभिक्रिया का ताप कैसे प्रभावित करेगा अर्थात टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा दें कोई अभिक्रिया कराने के समय तो इस जो अभिक्रिया का ताप प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देने पर 2 से 3 गुनी अभिक्रिया की दर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, 2 से 3 गुनी बढ़ जाती का अर्थ क्या है, जैसे मान लो कोई अभिक्रिया मेरा हो रहा है और जैसे मैं ए से बी बना रहा हूँ। ठीक है, अब ए से बी मैं यदि बना रहा हूँ और इसको यदि ज़रूरत है 25 डिग्री सेल्सियस का सामान्य स्पीड में चलने के लिए, अब 25 डिग्री सेल्सियस में इसको दिया, ए से बी बन रहा था सामान्य स्पीड में। अब अभिक्रिया की जो दर है उसको मैं मानता हूँ आर, क्योंकि हम आर से रिप्रेजेंट करते थे रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को मैं आर ओ आर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अभिक्रिया का दर ए से बी बनाने के समय आर था। अब सोचो 25 डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री और मैं जोड़ दूं अर्थात इसका टेम्परेचर मैं +10 करके कितना कर दूं, 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो अभिक्रिया एक सामान्य स्पीड अर्थात आर के स्पीड से हो रहा था वो अब 2r की स्पीड से होने लगेगा। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया 2 गुना बढ़ जाएगा। अब सोचिए 35 डिग्री सेल्सियस के बाद और मैं यदि टेम्परेचर इसका और 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूँ अर्थात कर दूँ 45 डिग्री सेल्सियस, अब अभिक्रिया 2 की जगह 4r की स्पीड से बढ़ने लगेगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात जो चीज़ सामान्य 25 डिग्री टेम्परेचर पे धीरे धीरे हो रहा था, अब मैं उसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो अब 2 गुने स्पीड से होगा, और उसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा तो 2 का और डबल मतलब हो गया 4 गुने स्पीड से होगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि अभिक्रिया का ताप बढ़ा देने पर प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से हर 10 डिग्री टेम्परेचर पर 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। अर्थात ये मैं यहाँ पे जो बढ़ा रहा हूँ 2 गुना स्पीड से बढ़ा रहा हूँ। यदि 3 गुना लिखता तो यहाँ पे 3r रहता और यहाँ पे 9r हो जाता है। ऐसे मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा कैसे ये क्वेश्चन को हल करने हैं जब आर्हेनियस के क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो। तीसरा है उत्प्रेरक की उपस्थिति। इनमें आपको याद ये रखना है कि किससे बढ़ता है किससे घटता है।
जनरली जितने केस हम पढ़ेंगे सब में बढ़ने वाला केस है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाओगे तब भी अभिक्रिया की दर बढ़ेगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो स्पीड है या दर है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, और इसी को हम आर्हेनियस के इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं, अर्थात आर्हेनियस का इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, सक्रियण ऊर्जा एक शब्द मिलेगा उसके लिए। नेक्स्ट है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक को कैटलिस्ट कहा जाता है, और उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट रहता है अर्थात अभिकारक, उसको एक प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराता है कि कितना जल्दी वह उत्पाद में बदल सके। ठीक है, तो जो उत्प्रेरक रहता है ये इसका गुण ये रहता है कि ये जो अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है और घटाने का भी काम कर देता है। लेकिन हम उत्प्रेरक उसी को बोलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से कि जो पदार्थ अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा उसी को हम उत्प्रेरक बोलेंगे। ठीक, तो याद रखना, जो घटाने वाली चीज़ें होती है उसको हम उत्प्रेरक कभी नहीं बोलेंगे, भले ही उसके प्रकार क्यों ना हो, चाहे ऋणात्मक उत्प्रेरक रहे या धनात्मक, तो हम हमेशा धनात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे। अब यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति का फर्क ये पड़ेगा कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक यदि रहता है तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि उत्प्रेरक हम उसी को बोल रहे हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करे, लेकिन अभिक्रिया में खुद भाग ना ले। अर्थात मैं जैसे ए कोई मेरा पदार्थ है अभिकारक जिसको बोल रहा हूँ, जिस समय क्या बना रहा हूँ, बी बना रहा हूँ, और इस समय मैं इन ए से एक सामान्य तरीके से बी बना रहा था, लेकिन मुझे दिक्कत हो रहा था ए से बी बनाने में। अब इसमें मैं कोई तीसरा चीज़ ऐड कर रहा हूँ जो कि ए को आसानी से बी में बदलने में मदद करेगा, जो तीसरा चीज़ है उसको हम बोल रहे हैं उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक को कैटलिस्ट बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर में सी लिख ले रहा हूँ। लेकिन इसकी खासियत ये रहती है कि ये ए से तो बी बनाएगा, लेकिन खुद ही ये अलग रहेगा, इनके साथ जुड़ेगा नहीं। अर्थात इस अभिक्रिया में ये अलग से कोई उत्पाद नहीं बनाएगा, ये सिर्फ मदद करेगा ए को बी में बदलने के लिए, अर्थात अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए। तो उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, दर बढ़ा देता है, लेकिन स्वयं क्या करता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अर्थात अभिक्रिया से अलग हो जाता है। नेक्स्ट है सतह क्षेत्रफल, जिसको सरफेस एरिया कहते हैं। अब सतह क्षेत्रफल का अर्थ है कि जो हमारा अभिकारक है उसके सतह का क्षेत्रफल यदि अधिक रहे तो अभिक्रिया की दर भी अधिक हो जाएगी, और सतह का क्षेत्रफल कम रहे तो अभिक्रिया की दर भी कम हो जाएगी। अब इसको उदाहरण से ऐसा समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस लकड़ी के टुकड़े को मैं यदि आग में जलाऊं तो ये धीरे धीरे जलेगा। लेकिन क्यों धीरे धीरे जलेगा, क्योंकि ये सिर्फ इतना एरिया घेर रहा है। अब यहीं पे इस लकड़ी के टुकड़े को मैं बुरादा बना दूं, अर्थात क्या कर दूं, इसका पूरा छीलन निकाल दूं। छीलन निकालने के बाद क्या होगा, यही लकड़ी का टुकड़ा मुझे इस तरीके से बहुत बड़े एरिया में घिरा हुआ मिलेगा, भूसी के फॉर्म में। अब इसमें मैं आग लगाऊंगा तो क्या होगा, इसकी अपेक्षा बहुत फास्ट जल जाएगा। बहुत फास्ट जलने का अर्थ मैं क्या समझ सकता हूँ कि इसकी अपेक्षा इसका जो एरिया है अर्थात इसके घेरने का जो जगह है वो बढ़ गया, इसलिए अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई। और इसमें जो एरिया था अर्थात सतह का क्षेत्रफल था, अर्थात कितना जगह घेर रहा है उसको बोल रहे हैं सतह का क्षेत्रफल, कम था, इस कारण इसमें क्या है, अभिक्रिया की दर कम रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ चारों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। सतह क्षेत्रफल जब भी बढ़ाएंगे अभिकारक का, अभिक्रिया की दर बढ़ने वाली है। ठीक, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं सतह क्षेत्रफल ये बढ़ा देंगे तो हमेशा क्या होगा, अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से लकड़ी का टुकड़ा, इसको आग लगाएंगे तो धीरे धीरे जलेगा, और उसी को हमने छीलन के रूप में, भूसे के रूप में बदल दिया। अब इसमें आग लगाएंगे तो फास्ट जलेगा। इसी तरीके से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोयला हो गया, कोयले का बड़ा टुकड़ा और कोयले का पाउडर। तो पाउडर जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है कोयले के बड़े टुकड़े से, क्योंकि पाउडर क्या होगा, ज़्यादा जगह घेरेगा और स्पीड से जलना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो इनके पॉइंट को आपको याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं 12th के एग्जाम में। ठीक, इसको नोट करिए, फिर बाकी जो 2 और पॉइंट हैं उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना 5वां फैक्टर, अभिक्रिया का दाब, अर्थात जो रिएक्शन रहेगा उसका प्रेशर। तो जो दाब शब्द है, ये दाब हम उपयोग करते हैं स्पेशली गैस के लिए, अर्थात हम कोई अभिक्रिया कराएं और उसमें जो हमारा अभिकारक है अर्थात रिएक्टेंट है वो गैस रहे और उत्पाद भी गैस ही बन जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ, नाइट्रोजन ले लिया और इधर हाइड्रोजन को ले लिया, ये हाइबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं, उसका एक रिएक्शन है, और इससे हम बना लेते हैं 2NH3। तो इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में जो नाइट्रोजन है ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक, तो इस टाइप का जो गैस वाला रहता है अर्थात ये अभिकारक रिएक्टेंट वाला पोर्शन, और ये उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट वाला पोर्शन, सारे यदि गैस रहते हैं तो इस स्थिति में जब अभिक्रिया का मैं दाब बढ़ा दूं, अर्थात जो प्रेशर है
दाब है इसको मैं बढ़ा दूं तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है अर्थात अभिक्रिया का दर है ये भी बढ़ने वाला है। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मान लो मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एक कंटेनर में इस तरीके से मैं गैस को किसी को भर देता हूँ और इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, और गर्म करने से क्या होगा, गर्मी गैस के अणुओं को मिलेगा, और गैस के अणु क्या करते हैं, गर्मी मिलने के बाद व्याकुल हो जाते हैं और ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं इधर उधर। जब दौड़ेंगे तो गैस के अणु इस दीवार पर टक्कर मारेंगे, और टक्कर मारने से क्या है, ये गैस के अणु दूसरे अणुओं को भी टक्कर मारना स्टार्ट करेंगे। टक्कर मारना स्टार्ट करेंगे इसका अर्थ है कि अभिक्रिया का जो स्पीड रहेगा वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि अभिक्रिया का दाब अर्थात प्रेशर बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया का जो दर है वो भी बढ़ने वाला है, अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं ये बढ़ जाएगा। ठीक, और ये स्पेशली काम आता है हमेशा गैस वाले में, क्योंकि दाब हम गैस का ही बना सकते हैं, किसी ठोस का नहीं बनाया जाता है दाब। ठीक, तो ये हो गया अपना पाँचवा फैक्टर। छठवां प्रकाश की उपस्थिति। कुछ रिएक्शन क्या होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में बहुत फास्ट अभिक्रिया करते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अंधेरे में बहुत तेज़ी से होते हैं। ठीक, तो लाइट के दोनों टाइप के फैक्टर हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लेता हूँ मैं H2 और Cl2 का। हाइड्रोजन और क्लोरीन को मैं यदि आपस में रिएक्शन कराऊँ और तो इससे बनता है 2HCl, ये गैस बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक गैस होता है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन। और इस रिएक्शन को मैं करा रहा हूँ किसमें, मैं इसको करा रहा हूँ अंधेरे में, अर्थात डार्क में, अंधेरे में जब इस रिएक्शन को कराऊंगा तो बहुत धीमा रहेगा, अर्थात यह अभिक्रिया होगा स्लो स्पीड से। लेकिन इसी अभिक्रिया को मैं सेम हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में अभिक्रिया कराऊं 2HCl, यही गैस बनाऊं, लेकिन इस अभिक्रिया को अब अंधेरे के बजाय कहाँ करूं, सूर्य के प्रकाश में, अर्थात लाइट में, जिसको मैं दिखा सकता हूँ HNO के फॉर्म में। HNO यहाँ पे फोटान होता है और ये लाइट को दिखा रहा है वास्तव में, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं सूर्य की रोशनी या सूर्य का प्रकाश। इसमें यदि हम कराएं इस रिएक्शन को तो जो शुरू में क्या था, अंधेरे में जब कराते थे तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन और क्लोरीन वाला ये जो HCl गैस बनाता था वो बहुत धीमे स्पीड से होता है, लेकिन जब हम इसी को लाइट में करा देते हैं तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ फास्ट। कहने का अर्थ है कि लाइट के ऊपर भी निर्भर करता है कि कौन सा अभिक्रिया स्लो होने वाला है और कौन सा अभिक्रिया फास्ट होने वाला है। अब इस अभिक्रिया के केस में लाइट की उपस्थिति के कारण क्या है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, वो फास्ट का अर्थ यही है। और लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जो लाइट की उपस्थिति में धीरे कम स्पीड से होते हैं, और कुछ अभिक्रिया लाइट की उपस्थिति में बहुत तेज़ी से होते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये 6 फैक्टर आपने समझ लिए होंगे। ये 6 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रेट लॉ की, जिसको दर नियम कहा जाता है, और उसी में हम रेट कांस्टेंट की बात करेंगे जिसको कहा जाता है दर स्थिरांक, और साथ में हम विशिष्ट दर स्थिरांक, अभिक्रिया की कोटि जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, और साथ में हम उसका यूनिट निकालना सीखेंगे। इसके अलावा जो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो सारे चीज़ करेंगे। ठीक, थैंक यू।